दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आप देख रहे हैं कि आपके अपने इस चैनल के द्वारा टीजीटी पीजीटी का शानदार तैयारी करवाया जा रहा है, छोटा छोटा वीडियो दे करके। और मुझे आशा है, नहीं पूरा विश्वास है कि आप यहाँ से अच्छे प्रश्नों को प्राप्त कर रहे हैं और उसका नोट्स भी बनाते चल रहे हैं, क्योंकि आप कमेंट भी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आपके कमेंट से पता चलता है कि आपकी तैयारी बड़ी अच्छे ढंग से हो रही है। इस समय हम लोग हिंदी गद्य की विधा को पढ़ रहे हैं। हिंदी गद्य की विधा पर नाटक का लेक्चर वीडियो, 7-8 लेक्चर वीडियो आप यहाँ से प्राप्त कर चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हूँ तो मेरे प्लेलिस्ट में है, 2022 का स्पेशल प्लेलिस्ट में बनाया हूँ। आप वहाँ से ये नए वीडियो को पूरा पूरा आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इस समय प्रैक्टिस सेट का सिलसिला चल रहा है, नाटक के प्रैक्टिस सेट का। तो नाटक के 3 प्रैक्टिस सेट इसके पहले पढ़ चुके हैं, ये चौथा प्रैक्टिस सेट है केवल नाटक, स्पेशल नाटक पर। तो मेरा टारगेट है कि 150 से ज़्यादा प्रश्न मैं नाटक से संबंधित आपको दूं, ताकि नाटक से कहीं से कोई प्रश्न अगर आता है तो कहीं कोई दिक्कत ना हो। और मुझे विश्वास है कि इतना प्रैक्टिस सेट और मेरा पूरा लेक्चर वीडियो अगर आप देख लें तो उसके बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन जाए। मैं दावा तो खैर इतना तो है नहीं कि मैं दावा कर सकता हूं, लेकिन 99.99% मुझे विश्वास है कि उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाना है। आप पूरा वीडियो अगर देख चुके होंगे तो आपको विश्वास भी हो रहा होगा कि लगभग हर एक तथ्य को जहां मतलब समेटने का प्रयास किया गया है। ठीक है ना। तो चलिए इसी तरह से हंसते खेलते मुस्कुराते हुए हम लोग तैयारी करते चलेंगे। और बस इतना है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और शानदार ढंग से हंसते मुस्कुराते पढ़ना चाहते हैं, छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से अपनी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे पुराने साथी हैं उनसे एक निवेदन है कि इसको लाइक और शेयर बस कर दीजिए। इतना ही आपसे मैं डिमांड कर रहा हूँ, क्योंकि लाइक करने में केवल एक पुश करना है, एक बटन का, आपका पैसा नहीं खर्च हो रहा है, आपका कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन वह हम लोगों को एक संबल प्रदान करता है, बल प्रदान करता है। तो इसलिए लाइक और शेयर अवश्य करिए। चलिए, आप अब तक 133 प्रश्नों को पढ़ चुके होंगे नाटक के माध्यम से। ठीक है ना, नाटक का वीडियो जो है, तो नाटक का 133 प्रश्न पढ़ चुके हैं। 134वां प्रश्न आपके सामने है। साहित्य में श्लीलता और अश्लीलता का प्रश्न किस नाटक में उठाया गया है? 134 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य में श्लीलता और अश्लीलता का प्रश्न किस नाटक में उठाया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न, अक्सर पूछा जाता है। तो 134 का आपका सीधे सीधे हो जाएगा 8वां सर्ग। 8वां सर्ग इस नाटक को, इस समस्या को उठाया गया है। 135 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, किस नाट्यकृत की रचना भारतेंदु ने एक रात में की थी? इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में आप पढ़ चुके हैं, याद होगा। तो किसकी रचना एक रात में की थी? तो 135 का आपका हो जाएगा सी, अंधेर नगरी का। ठीक है ना। 136 नंबर का क्वेश्चन है कि व्यक्ति को बाह्य संघर्ष ही नहीं, आंतरिक संघर्ष भी झेलने पड़ते हैं, यह किस रचना के संदर्भ में सटीक है? 136 नंबर का प्रश्न। तो आप समझ सकते हैं कि अंधेर नगरी में तो नहीं है, ध्रुवसामनी में तो नहीं है, 8वां सर्ग में तो नहीं है, बच क्या रहा है आपका? अंधा युग। अंधा युग में जो है कि बाह्य संघर्ष और आंतरिक संघर्ष दोनों को, वहां जो पात्र हैं, धर्मी भारती जी ने पात्रों के माध्यम से जो अंतर्द्वंद को भी उकेरने का प्रयास किया है, और बाह्य परिस्थितियां, बाहरी संघर्ष तो हैं ही उसमें। ठीक है ना। 137 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा एकांकी गणेश प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? कौन सा एकांकी गणेश प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, आपको यह बताना है। तो 137 नंबर का प्रश्न आपका हो जाएगा, शर्मा जी है, इनका एकांकी है, गणेश प्रसाद द्विवेदी की एकांकी है। ठीक है ना। कामरेड भी है, गोष्ठी भी है, केवल नानक की नमाज, यह एकांकी इनका नहीं है। आइए 138 नंबर के क्वेश्चन में देख लेते हैं। सेठ गोविंद दास किस काल के नाटककार है? सेठ गोविंद दास किस काल के नाटककार है? तो 138 का आपका हो जाएगा सी, प्रसाद युग के हैं ये। ठीक है ना। सेठ गोविंद दास प्रसाद युग के नाटककार है। 139 देखिए, गरुड़ ध्वज इसमें से किस नाटककार की कृति है? गरुड़ ध्वज। तो गरुड़ ध्वज जो है कि लक्ष्मी नारायण, ये वर्मा टाइपिंग हुआ था गलती से, इसलिए मैं यहाँ मिश्र अलग लिख दिया हूँ। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है ये। ठीक है ना, लक्ष्मी नारायण मिश्र का
यह एक नाटक है। आइए आगे देखिए 140 जय आदित्य नाटक की कथा का संबंध किस काल से है? जय आदित्य नाटक, ठीक है ना। 140, तो 140 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, जयवर्धन काल का है। जय आदित्य जो नाटक है जयवर्धन काल का है, मुगल काल का नहीं है, मौर्य काल का नहीं, गुप्त काल का नहीं, जयवर्धन काल का है। 141 देखिए प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? 141, तो 141 का आप सब जानते हैं कि ध्रुव स्वामिनी उनका अंतिम नाटक है, यानी कि सी। 142 देखिए कालक्रम की दृष्टि से प्रसाद का कौन सा नाटक पहले आएगा? तो कालक्रम की दृष्टि से प्रसाद का जो नाटक आएगा वह आएगा सबसे पहले अजात शत्रु। और नाटकों का अगर सन की बात किया जाए, पात्रों की बात किया जाए, विषय वस्तु की बात किया जाए, तो मैं अपने लेक्चर वीडियो में दे चुका हूं, आप वहां से देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कुछ वीडियो को देख लीजिए कि प्रेमचंद युग का जो नाटक है उन सभी नाटकों का सन, महत्वपूर्ण नाटक, उसका विषय वस्तु और भी बहुत सारे तथ्य का वीडियो वहां आपको मिलेगा, ठीक है ना। 143 देखिए अजात शत्रु का रचना काल क्या है? अजात शत्रु का रचना काल आपका क्या है? तो अजात शत्रु का रचना काल है 1922, यानी कि सी। 44 नंबर के 144 नंबर क्वेश्चन देखिए प्रसाद जी का कौन सा नाटक रंगमंचीयता की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि चंद्रगुप्त के जो नाटक हैं इनमें पात्र और इनके संवाद बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए रंगमंच के दृष्टि से उपयुक्त नहीं हो पाते हैं। लेकिन इनका एक जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, यह रंगमंच के दृष्टि से और नाटकों की अपेक्षा काफी उपयुक्त माना जाता है, ठीक है ना। 145 नंबर का क्वेश्चन कोमा प्रसाद जी के किस नाटक की पात्र है? कोमा, तो कोमा प्रसाद जी के ध्रुवस्वामिनी की पात्र है। ध्रुवस्वामिनी नामक नाटक की जो पात्र है कोमा, यह प्रसाद जी के नाटक की पात्र है। 146 नंबर का क्वेश्चन देख लिया जाए। स्वतंत्रता संग्राम में युवकों को कूदने के लिए प्रेरित करने हेतु त्याग बलिदान की भावना से भरे हुए पात्र किस नाटककार ने अपने नाटकों में प्रस्तुत किए हैं? ठीक है ना। तो 146 का आपका हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के जो भी नाटक हैं यह ऐतिहासिक नाटक हैं, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत नाटक हैं और इसमें राष्ट्रवाद ही मुख्य विषय इन्होंने अपने नाटकों में दिया है। तो इसमें जो है कि स्वतंत्रता संग्राम में युवकों को कूदने के लिए प्रेरित करने के लिए बहुत ही शानदार तथ्यों को उकेरने का प्रयास किया गया है और इनके नाटक को देख कर के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, बहुत सारे हमारे नवयुवक इस भारत को स्वतंत्र कराने में लग गए। आइए 147 नंबर क्वेश्चन देखिए किस नाटककार ने नाटकों के मध्य हिंदी को लोकप्रिय बनाया और पारसी रंगमंच का विरोध किया? बहुत अच्छा तथ्य है कि मतलब यह कौन सा ऐसा नाटककार है जो पारसी मंच का विरोध भी किया और हिंदी नाटकों को लोकप्रिय भी बनाया, ठीक है ना। तो 147 नंबर का जो प्रश्न है वह सीधे सीधे इसका उत्तर है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना। 148 नंबर का क्वेश्चन देखिए चार विचारे नाटक किनका है? तो चार विचारे जो नाटक है पांडे बच्चन शर्मा का, आप इसको अच्छी तरह से जानते भी हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, एक निवेदन है। और अगर आप पुराने हैं तो लाइक और शेयर भी करते चलिए। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो पहला फ़ायदा आपका ये होगा कि वहाँ आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, बहुत सारा कंटेंट वहाँ मैं इसके अलावा भी डालता रहता हूँ। और 10 प्रश्नों का निरंतर आपको क्विज के रूप में प्रश्न मिलेगा जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। और हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे अच्छे जो मतलब वीडियोज़ हैं जो कि आप लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया और परीक्षाओं में उससे बहुत सारे प्रश्न आए हैं, उन सब वीडियोज़ का भी बहुत सारा लिंक है, कुछ प्रैक्टिस सेट का भी लिंक है, आप उसको यहाँ इस डिस्क्रिप्शन में भी जा करके देख सकते हैं। हालांकि प्लेलिस्ट में सारा का सारा पड़ा हुआ है, पहले के प्लेलिस्ट में आप वहाँ से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन यहाँ से अगर एक एक वीडियो अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहें तो उसका भी लिंक यहाँ पड़ा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। चलिए 149 नंबर का जो क्वेश्चन है कौन सी कृति हरिशंकर प्रेमी की नहीं है? कौन सी कृति हरिशंकर प्रेमी की नहीं है?
तो आपको ये बताना है। तो नहीं है तो सिंदूर की होली नहीं है। बाकी तो प्रतिशोध आप जानते हैं उनका है, रक्षाबंधन भी है, विषपान भी है। अब सिंदूर की होली किसकी है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य में बताएंगे। 150 नंबर का जो क्वेश्चन है, नारी समस्या को इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों में स्थान दिया? नारी समस्या को घेरने का प्रयास किसने किया है? तो दोस्तों लक्ष्मी नारायण मिश्र ने किया है, बहुत शानदार ढंग से किया है, और इनको जो है कि समस्या नाटक का प्रणेता भी माना जाता है। ठीक है ना। आइए आगे देखिए 151 नंबर का क्वेश्चन, रंगमंच के पीछे का भाग क्या कहा जाता है? तो रंगमंच के पीछे के भाग को क्या कहा जाता है? तो 151 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको कहा जाता है सी, नेपथ्य। ठीक है ना, जो पीछे भाग है उसको क्या कहा जाता है? नेपथ्य कहा जाता है। 152, इन नाटकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत शानदार है, आरोही क्रम आपको व्यवस्थित करना है कि कौन पहले, कौन उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ऐसे आपको करना है। तो देखिए चंद्रगुप्त की बात अगर आती है, अंधेर नगरी की बात आती है, तो इतना तो आप समझ सकते हैं कि अंधेर नगरी अगर भारतेंदु जी का अगर नाटक है तो अंधेर नगरी को पहले होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये तो है नहीं। अब अंधेर नगरी देखिए और किसी में पहले है कि नहीं है, तो जाहिर सी बात है डी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। तो अब आपको ज़्यादा टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं भी याद हो किसी का सन, तो इतना बस, अगर एक दो नाटक अगर आप जानते हैं कि इसका प्रकाशन कब हुआ था, किस इसके नाटककार कौन है, तो आप युग के हिसाब से इसको पकड़ सकते हैं। ये एक बहुत शानदार मैं आपको टिप्स बता रहा हूं। तो अब आपका सीधे हो जाएगा अंधेर नगरी, जिसमें पहले है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी। पहले अंधेर नगरी है, फिर चंद्रगुप्त है, फिर अंधा युग है, उसके बाद आधे अधूरे। 153 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रसाद के निम्न नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। अब इसके पहले मैं लेक्चर वीडियो में आपको हर एक, जितने भी यहाँ देखिए स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष क्या है, कौन कौन से पात्र हैं, मुख्य विषय वस्तु इसका क्या है, उसी तरह अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवसामनी, सबका मैं विस्तृत व्याख्या में किया हूँ लेक्चर वीडियो में। आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए, तभी आप इसको बढ़िया से कर पाएंगे। ठीक है ना। तो अब अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो एक बार जरूर दिमाग पे जोर डालिए, आपको लगेगा कि हाँ सबसे पहले क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मित्रों आपका होना चाहिए अजातशत्रु। ठीक है ना, सबसे पहले निश्चित तौर पर अजातशत्रु होना चाहिए। उसके बाद आपका होना चाहिए स्कंदगुप्त होना चाहिए, उसके बाद चंद्रगुप्त होना चाहिए, और लास्ट में ध्रुवसामनी होना चाहिए, क्योंकि ध्रुवसामनी इनका अंतिम नाटक है। तो अब देखिए यहाँ ध्रुवसामनी यहाँ दो जगह अंत में दे दिया है, इसलिए थोड़ा सा आपको अब यहाँ ध्यान देना होगा कि आपका स्कंदगुप्त और अजात शत्रु में कौन पहले होगा, बस इतना आपको ध्यान देना होगा, तो आप पकड़ सकते हैं। यानी कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवसामनी, ये आपका सही होगा। ठीक है ना। 154 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जगदीश चंद्र माथुर के निम्न नाटकों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब फिर यहाँ आ जाता है सन की बात, तो यहाँ फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस वीडियो को देखिए, वहां से सारा सन और विषय वस्तु भी मैं यहाँ से तैयार करवाया हूँ। सभी का विषय वस्तु, सभी का सन, सभी के पात्रों के बारे में आप वहां से पढ़ सकते हैं, पिछले लेक्चर वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। आइए 154 का आपका हो जाएगा सीधे सीधे बी। पहले शारदिया है, उसके बाद कोणार्क है, उसके बाद पहला राजा है, उसके बाद आपका दशरथ नंदन है। तो यही आपका बी वाला विकल्प आपका सही होगा। 155 नंबर का क्वेश्चन, भारतेंदु जी की निम्नलिखित नाट्य कृतियों को काल क्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब यहाँ भी आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका भी वीडियो मैं दे चुका हूँ, अगर आप देख पढ़ चुके होंगे तो आप इसको अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि इसमें सही विकल्प क्या होगा। अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो नील देवी, तो देखिए ये विकल्प की पहले नील देवी की बात नहीं है, नील देवी नहीं है, भारत जननी भी नहीं है, चंद्रावली भी नहीं है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ये सही है। उसके बाद श्री चंद्रावली होना चाहिए, उसके बाद नील देवी होना चाहिए, उसके बाद भारत जननी होना चाहिए। तो आपका यही वाला
यानी कि डी वाला आपका जो विकल्प है, यही विकल्प आपका क्या है, सही है। ठीक है ना। तो इस तरह से इतना अगर आप तैयारी कर लें, मेरा सारा का सारा लेक्चर वीडियो देख लें और 155 नाटक का ये जो प्रश्नोत्तरी जो मैं आप कराया हूं, अगर आप इसको देख लें तो मुझे लग रहा है कि इसके बाहर शायद प्रश्न जाने की कोई कोई भी चांस नहीं है। तो इसलिए आज इतना ही। इसके बाद मैं फिर उपन्यासों का लेक्चर वीडियो पहले पढ़ दूंगा आपको, और लेक्चर वीडियो देने के बाद तब फिर प्रश्नोत्तरी कराया जाएगा। इसलिए मेरे चैनल के साथ जो आपका प्यार है, जो स्नेह है, जो श्रद्धा है, मेरे साथ जो आपका जुड़ाव है, उसको हमेशा बनाए रखिए। और बस इतना है कि मैं आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूं और ईश्वर से कामना कर रहा हूं कि आगे आने वाला जो भी परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी का, उसमें एक सीट आपका सुनिश्चित हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाते जाते वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो और इसी तरह का वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे पुराने साथी उनसे एक निवेदन है कि आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।